58 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसमें कुल अध्याय 20 हैं और इसके अंतर्गत कुल धाराएं 358 हैं। राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत तथा 25 दिसंबर 2023 को भारत का राजपत्र भाग 2 खंड 1 में यह प्रकाशित हुआ। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 की उपधारा 1 में कार्य की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 2 में जीव जंतु के बारे में बताया गया। धारा 2 की उपधारा 3 में बालक के बारे में बताया गया है। धारा 2 की उपधारा 4 में कूटकर्ण के बारे में बताया गया है। धारा 2 की उपधारा 5 में न्यायालय दिया हुआ है। धारा 2 की उपधारा 6 में मृत्यु दी गई है। धारा 2 की उपधारा 7 में बेईमानी की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 8 में दस्तावेज की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 9 में कपटपूर्वक की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 10 में लिंग की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 11 में सद्भावना पूर्वक की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 12 में सरकार की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 13 में संश्रय की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 14 में क्षति की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 15 में अवैध की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 16 में न्यायाधीश की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 17 में जीवन की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 18 में स्थानीय विधि की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 19 में पुरुष शब्द की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 20 में मास और वर्ष की परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा 21 में जंगम संपत्ति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 22 में वचन शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 24 में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 25 में लोभ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 27 में लोक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 28 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 29 में विश्वास करने का कारण नामक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 30 में विशेष विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूति शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 32 में जलयान शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 33 में स्वेच्छा शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 34 में विल शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 35 में महिला शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 36 में सदोष अभिलाभ शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 37 में सदोष हानि शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 38 में सदोष अभिलाभ प्राप्त करना शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 की उपधारा 39 में उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इस संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 दे रखा है दंडों के विषय में। धारा 4 में दंड के बारे में बताया गया है। धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताया गया है। धारा 6 में दंडावधियों की भिन्न के बारे में बताया गया है। धारा 7 में दंडादिष्ट अर्थात कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 8 में बताया गया है जुर्माने की रकम
जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। धारा 9 में बताया गया है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। धारा 10 में बताया गया है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 11 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 13 में पूर्ण दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया गया है। अब अगला आता है अध्याय 3। इसमें साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है। यह धारा 14 से शुरू होता है। धारा 14 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 17 में विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। धारा 18 में विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 19 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है। धारा 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य है। धारा 22 विकृत व्यक्ति का कार्य है। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अगला आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। इसमें धारा 34 से दिया गया है। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हों। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है।
अगला आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं दुष्प्रेरण के विषय में, जो धारा 45 में बताया गया है। धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण, धारा 46 दुष्प्रेरक, धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त बंध नहीं है। धारा 50 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 58 मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। अब आता है आपराधिक षड्यंत्र के विषय में, जो धारा 61 में बताया गया है। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। अब अगला आता है प्रयत्न के विषय में, जिसे धारा 62 में बताया गया है। धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। अगला आता है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। इसके अंतर्गत लैंगिक अपराधों के विषय में शुरू होता है ये धारा 63 से। धारा 63 में बताया गया है बलात्संगत। धारा 64 में बताया गया है बलात्संगत के लिए दंड। धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। धारा 66 पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। धारा 69 प्रवंचनापूर्व साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। धारा 70 सामूहिक बलात्संग। धारा 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड। धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। अब इसके अंतर्गत अगला आता है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। इसे धारा 74 में बताया गया है। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न। धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 77 दृश्य रतिकता। धारा 78 पीछा करना। धारा 79 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। अगला आता है विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 80 से शुरू होता है। धारा 80 दहेज मृत्यु। धारा 81 विधि पूर्व विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। धारा 85
किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यापहत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। अगला आता है इसमें गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। यह धारा 88 से शुरू होता है। धारा 88 गर्भपात कारित करना। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 91 बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। अगला आता है इसमें बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो धारा 93 से शुरू होता है। धारा 93 बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छुपाना। धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। धारा 96 बालक का उपापन। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 100 आपराधिक मानववध। धारा 101 हत्या। धारा 102 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। धारा 103 हत्या के लिए दंड। धारा 104 आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 107 बालक या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 111 संगठित अपराध। धारा 112 छोटे संगठित अपराध। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। अगला इसके अंदर टॉपिक आता है उपहति के विषय में। धारा 114 उपहति। धारा 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 116 घोर उपहति। धारा 117 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 119 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 120 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 122 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षेम संकटापन्न हो। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। धारा 126 सदोष अवरोध। धारा 127 सदोष परिरोध। अगला टॉपिक आता है आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 128 बल। धारा 129 आपराधिक बल।
धारा 130 हमला। धारा 131 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करके या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोत्पात करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 133 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 136 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट आता है व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्सर्म के विषय में, जो 137 से धारा 137 शुरू होता है। धारा 137 व्यापरण, धारा 138 अपहरण, धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापरण या विकलांगीकरण, धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यापरण या अपहरण, धारा 141 विदेश से बालिका या बालक का लाना, धारा 142 व्यापारत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार, धारा 144 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण करना, धारा 145 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अगला है अध्याय 7। अध्याय 7 में टॉपिक आता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो धारा 147 से शुरू होता है। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। धारा 153 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 155 धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 156 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। अगला आता है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंदर जो टॉपिक आता है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 159 से शुरू होता है। धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। धारा 162 हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। धारा 164 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक।
धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 167 कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति। धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अगला अध्याय आता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंतर्गत जो टॉपिक है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। यह धारा 169 से शुरू होता है। धारा 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी परिभाषित। धारा 170 रिश्वत। धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड। धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अगला अध्याय आता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया हुआ है वह है सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 178 से शुरू होता है। धारा 178 सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 179 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 180 कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना। धारा 181 लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना। धारा 182 करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 183 सरकार को हानिकारित करने के आशय से उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 184 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के भौतिक चिन्ह का छीलकर मिटाना। धारा 186 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 187 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। अध्याय 11। अध्याय 11 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह धारा 189 से शुरू होता है। धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 190 विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 191 बलवा करना। धारा 192 बलवा कराने के आशय से स्वैच्छिकता से प्रकोपन देना यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा ना किया जाए। धारा 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। धारा 194 दंगा। धारा 195 लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लालचन या प्रख्यान। अगला आता है अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 198 से शुरू होता है। धारा 198 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है।
धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 201 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। अगला आता है अध्याय 13। अध्याय 13 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है लोक सेवकों के विधि विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के विषय में। यह धारा 206 से शुरू होता है। धारा 206 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी। धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति को लोक सेवक को पेश करने का लोक। धारा 211 विधि विरुद्ध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। धारा 212 मिथ्या इत्तला देना। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 217 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए। धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 226 विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। अगला आता है अध्याय 14। अध्याय 14 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह धारा 227 से शुरू होता है। धारा 227 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना। 228 मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना।
धारा 239 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 242 वाद या वियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 243 संपत्ति को संपादित किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना। धारा 244 संपत्ति पर उसके संपादन किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 248 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 249 अपराधी को संश्रय देना। धारा 250 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार देना आदि। धारा 251 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 252 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 253 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आदेश से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 257 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टा पूर्वक किया जाना। धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सपुर्द की। धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप। धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप। धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 267 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण। धारा 269 जमानत पत्र या बंद पत्र में छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अगला आता है अध्याय 15। अध्याय 15 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। यह धारा 270 से शुरू होता है। धारा 270 में बताया गया है लोक न्यूसेंस। धारा 271 उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 272 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 273 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। धारा 274
विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 283 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बुए का प्रदर्शन। धारा 284 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहरण। धारा 285 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 291 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 292 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 293 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 295 बालक को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। धारा 296 अश्लील कार्य और गाने। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखना। अध्याय 16 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 298 से शुरू होता है। धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। धारा 300 धार्मिक जवाब में विघ्न करना। धारा 301 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। अगला आता है अध्याय 17। अध्याय 17 के अंदर टॉपिक है वह है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसके अंतर्गत भी टॉपिक है चोरी के विषय में। यह धारा 303 से शुरू होता है। धारा 303 चोरी। धारा 304 झपटमारी। धारा 305 निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। अगला टॉपिक आता है इसके अंतर्गत उद्यापन के विषय में। यह धारा 308 से शुरू होता है। धारा 308 उद्यापन। अगला टॉपिक आता है लूट और डकैती के विषय में। यह धारा 309 से शुरू होता है। धारा 309 लूट। धारा 310 डकैती। धारा 311 मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 313 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। अगला टॉपिक आता है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। यह धारा 314 से शुरू होता है। धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 315 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। अगला टॉपिक आता है आपराधिक न्यास भंग के विषय में। यह धारा 316 से शुरू होता है। धारा 316 आपराधिक न्यास भंग। अगला टॉपिक आता है चुराई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। यह धारा 317 से शुरू होता है। धारा 317 चुराई संपत्ति।
अगला टॉपिक आता है छल के विषय में। यह धारा 318 से शुरू होता है। धारा 318 छल। धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल। अगला टॉपिक आता है कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में। यह धारा 320 से शुरू होता है। धारा 320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छुपाना। धारा 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 322 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से यह कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 323 संपत्ति का बेईमानी से यह कपटपूर्वक अपसारण या छुपाया जाना। धारा 324 रिष्टि। धारा 325 जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 326 क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 327 रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रिष्टि। धारा 328 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। अगला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है आपराधिक अत्याचार के विषय में। यह धारा 329 से शुरू होता है। धारा 329 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। धारा 330 गृह अत्याचार और गृह वेदन। धारा 331 गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंड। धारा 332 अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 333 उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। धारा 334 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। अगला आता है अध्याय 18। अध्याय 18 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। यह धारा 335 से शुरू होता है। धारा 335 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 336 कूट रचना। धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूट रचना। धारा 339 धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशा रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 340 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 341 धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 342 धारा 338 पर वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 343 विल, दत्तग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द तथा नष्ट आदि करना। धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण। अगला टॉपिक आता है संपत्ति चिन्हों के विषय में। यह धारा 345 से शुरू होता है। धारा 345 संपत्ति चिन्ह। धारा 346 के अंतर्गत आता है क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 347 संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 348 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 349 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। अगला आता है अध्याय 19। अध्याय 19 के अंतर्गत टॉपिक है वह है आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ तथा मानहानि आदि के विषय में। यह धारा 351 से शुरू होता है। धारा 351 आपराधिक अभित्रास। धारा 352 लोक शांति भंग कराने को
प्रकोपित करने के आशय से जानबूझकर अपमान। धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। धारा 354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 355 मत्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार। अगला आता है मानहानि के विषय में। यह धारा 356 से शुरू होता है। धारा 356 मानहानि। अगला टॉपिक आता है असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में। यह धारा 357 से शुरू होता है। धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करने के विषय में। अगला आता है अध्याय 20। अध्याय 20 के अंतर्गत टॉपिक है वह है निरसन और व्यावर्ती के विषय में।